तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक करंट और उसके कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। आज कुछ अच्छे क्वेश्चंस निकाले हैं मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के, और इसको खोल लेते हैं थोड़ा सा। कोशिश यही करेंगे कि क्वेश्चंस के थ्रू कुछ हमारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएं। फ़ोन हो तो साइलेंट कर लेना। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ये है सैम्पल पेपर 23-24 का क्वेश्चन। एमसीक्यू टाइप है, बट हम उसको एमसीक्यू नहीं रखेंगे, हम लोग अपने आप से आंसर निकालेंगे, फिर ऑप्शंस देखेंगे क्या क्या थे। एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन है जो चल रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ in a magnetic field which is parallel to the positive y axis। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड दी हुई है पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ, और कह रहे हैं इन व्हाट डायरेक्शन विल द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, बी एक्टिंग ऑन द इलेक्ट्रॉन। इसका कॉन्सेप्ट हमको निकालना पड़ेगा बिल्कुल पहले टॉपिक से, जो है एक्स वाई और जेड एक्सिस किस डायरेक्शन में होते हैं। राइट, सेटल हो जाना जल्दी से। तो 3 पेन का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, हम जनरली मान लेते हैं वो कुछ भी सकता है, ये एक्स हो सकता है, ये वाई हो सकता है, किसी एंगल पे हो सकता है। हमने मान लिया कि ये वाला एक्स एक्सिस है, ये वाला वाई एक्सिस है, तो एक्स से वाई की तरफ जाने पे हमको मिलता है पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक, एक्स वाई और जेड, इसमें कोई दिक्कत? इधर ध्यान दे लो, मैं एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ, तुम लोग अभी आए हो। एक इलेक्ट्रॉन है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है। ठीक है, हमको बताना है मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या है। आराम से, हमको बताना है फोर्स का डायरेक्शन क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो करंट किधर जाएगा? नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। इलेक्ट्रॉन का उल्टा जाता है करंट, ये पता है सबको। ठीक है, तो अगर थोड़ी देर के लिए, है ना, फॉर्मूला याद करो, हमने थोड़ा सा रिवाइज भी कराया था। एफ का फॉर्मूला होता है Q टाइम्स V क्रॉस B। V से B की तरफ जाते हैं, जिस तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है, क्योंकि Q नेगेटिव हो जाता है तो फिर V की जगह हम नेगेटिव V ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं हमको, कोई प्रॉब्लम। तो अब भाई कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, इसका मतलब करंट किधर जा रहा होगा? नेगेटिव एक्स की तरफ। ठीक है, तो V का डायरेक्शन क्या हो गया? नेगेटिव एक्स। और कह रहा है मैग्नेटिक फील्ड है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की तरफ। तो अब समझना, ये हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, रेड वाला दिखा रहा है एक्स एक्सिस, ये ग्रीन वाला दिखा रहा है वाई एक्सिस, और एक्स से वाई की तरफ जाते हैं तो मिलता है जेड एक्सिस, पॉजिटिव वाला। अब हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव एक्स की तरफ, तो करंट जाएगा नेगेटिव एक्स की तरफ, यानी V का डायरेक्शन हो गया नेगेटिव एक्स, और ये हो गया V का डायरेक्शन इस तरफ को, ऐसा कुछ। ठीक, नेगेटिव एक्स पॉजिटिव वाई। और फॉर्मूला कहता है कि फोर्स का डायरेक्शन निकालने के लिए V से B की तरफ को क्रॉस लेना है, तो V इस तरफ को है, ऐसा कुछ, इसको क्रॉस लेते हैं Y की तरफ। तो क्या ये वाला डायरेक्शन आया मुझे? इधर से इधर, V से B की तरफ। अभी इसके और 1-2 क्वेश्चन निकालने हैं, उसमें और क्लियर हो जाएगा कि ये क्वेश्चंस और किस फॉर्मेट में पूछे जा सकते हैं। इसको न्यूमेरिकल कह सकते हो, है कॉन्सेप्चुअल, पर कई लोग न्यूमेरिकल में गिनेंगे। तो V से B की तरफ आ रहे हैं, तो क्या इस डायरेक्शन में मिला हमको फोर्स? राइट हैंड से करना है, याद रखना है। ये था पॉजिटिव Z डायरेक्शन, और हमको मिल रहा है उसका उल्टा, यानी आंसर इज नेगेटिव Z डायरेक्शन। सैम्पल पेपर 2023-24
तो इसी साल वाला हुआ, हाँ तो इसी साल वाला हो गया, ठीक है। तो आंसर इज नेगेटिव जेड एक्सिस। ऑप्शंस थे पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव जेड एक्सिस, पॉजिटिव जेड एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। दो ऑप्शन तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। कौन कौन से? हमको पता है कि अगर थोड़ा सा वेक्टर्स पे चलते हैं, अगर एक वेक्टर है r विच इज a क्रॉस b, तो r ना तो a के डायरेक्शन में होगा ना तो b के डायरेक्शन में होगा। आर ना तो ए के डायरेक्शन में होगा ना तो बी के डायरेक्शन में होगा। आर होगा ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर। अगर ये ए है ये बी है तो आर या तो ऐसे आएगा या तो नीचे को जाएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है ए क्रॉस बी ले रहे हैं कि बी क्रॉस ए। क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी लिख रखा है ये एक्स की तरफ है, भाई काला चल रहा है लाल मार्कर, बहुत बढ़िया। और बी के डायरेक्शन में हमने क्या ले रखा है, मतलब ये एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में है और ये था हमारा वाई एक्सिस में। तो एफ जो होगा ये एक्स और वाई में तो नहीं आएगा, तो आंसर तो जेड में ही आना है। पॉजिटिव नेगेटिव वाला केस है तो उसके लिए हमको फिर राइट हैंड रूल लगाना पड़ेगा। तो इवन इफ यू डोंट नो दिस तरीका मेथड, तो आप लोगों को तब भी करना यही पड़ेगा। तो लॉजिकली आप दो ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। मैंने ऑप्शन इसीलिए नहीं बताया क्योंकि ऑप्शन का यहाँ बहुत ज़्यादा काम नहीं है। तो दो ऑप्शन हटाने के बाद भी पॉजिटिव एक्स भी जेड भी बचा और नेगेटिव जेड भी बचा है। हाँ, अगर जेड का केवल एक ही ऑप्शन होता तो फिर हमको ये सब सोचना ही नहीं था, हमें डायरेक्ट आंसर लिख देना था वहाँ कि नेगेटिव जेड है या जो भी जेड वाला दिया हो, ठीक है। क्लियर एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट लॉरेंट्स फोर्स, ठीक है। वर्ड मैं लिख देता हूँ, हालांकि मैंने लास्ट जो रिकॉर्ड नहीं करी थी उसमें बताया था। लॉरेंट्स फोर्स जो होता है ये होता है एक चार्ज पे लगने वाली नेट फोर्स, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी लगने वाली फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी लगने वाली फोर्स को हम अकाउंट करते हैं। क्लियर एकदम। अब कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, मैं फिर क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, इतना आसान क्वेश्चन है, इनमें तो कौन सा सही नहीं है, लेकिन मैं फिर पढ़ूँगा। और नॉट अक्सर मिस हो जाता है। जैसे मेरे पास जो किताब में क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें नॉट स्मॉल केस में लिखा हुआ है, ज़्यादातर केस में तुम्हें नॉट कैपिटल में लिखा मिलेगा कि गलती से मिस ना हो जाए। तो जो एग्ज़ाम पेपर सेट कर रहा है वो तुम्हारा दोस्त है, वो तुम्हारी हेल्प करता है कैपिटल में लिख करके। इसमें नहीं लिखा है तो ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट लॉरेंट्स फोर्स। इससे लॉरेंट्स फोर्स का एक बड़ा ही अच्छा, ज़्यादा तीन बड़े ही अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पहला कह रहा है कि इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और मैग्नेटिक फील्ड होगी, द फोर्स ऑन अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज, बिल्कुल सब कुछ दे रखा है। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स ऑन अ मूविंग इलेक्ट्रिक चार्ज इज गिवन बाई, इन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, सेम चीज़ ही लिखी है। तो पहले तो मैं इसको हटा देता हूँ, एक्स और वाई को, इसको भी हटा देता हूँ। पहला ऑप्शन कह रहा है कि जो फोर्स है, मैं ऑप्शन ही लिख रहा हूँ केवल, फोर्स इज गिवन बाई Q टाइम्स E ऑफ R। R का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस या पोजीशन वेक्टर, इट कैन बी एनीथिंग, अभी ऐसा कुछ लिखा नहीं है इसमें, प्लस V क्रॉस B टाइम्स B फंक्शन ऑफ R, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने बताया था लास्ट क्लास में, रिकॉर्ड नहीं थी इसलिए दोबारा बता रहा हूँ। देखो, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगता है वो होता है E इंटू क्यू। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन ही ऐसे किया है, याद करो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, टेस्ट चार्ज, जिसको हम लेके आ रहे हैं। तो हमको E का फॉर्मूला ही ये है, तो F हो जाएगा E इंटू क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से लगने वाला फोर्स तो सही लिखा हुआ है, Q का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, Q का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा। और लॉरेंट्स फोर्स में हम टोटल फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये फोर्स लग रहा है, बिल्कुल सही है। और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ऊपर लिखा हुआ है Q टाइम्स V क्रॉस B, यानी ये भी सही लिखा है। और यही नेट फोर्स का फॉर्मूला होता है।
ठीक है, Q टाइम्स E प्लस V क्रॉस B, ठीक है। यानी यहां पे फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा है, तो पहला स्टेटमेंट गलत नहीं है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट, अच्छा अच्छी बात यह है कि 12th के पेपर में एक ही क्वेश्चन गलत होता है, एक ही ऑप्शन गलत होता है। अगर गलत निकालना है तो एक ही ऑप्शन होगा, अगर सही निकालना है तो भी एक ही होगा, नहीं तो वो ऑलरेडी दे देंगे कि A एंड B बोथ आर रॉन्ग, ओनली A इज रॉन्ग, ऐसा कुछ कर देंगे। IIT और नीट का मेरे को याद नहीं डायरेक्टली, बट IIT में तो होता है, हो सकता है एक सही हो सकता है, दो सही हो सकता है, तीन सही हो सकता है, चारों सही, तो फिर तुम्हें सारे मार्क करने पड़ेंगे। तो 12th बहुत आसान है, रिलेटिवली इट्स वेरी इजी, ठीक है। तभी तो रट्टा मार के सब 90, 100, 200, 300% भी ला रहे हैं लोग आजकल। तो सुनना, बी ऑप्शन कह रहा है द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑन अ नेगेटिव चार्ज इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ अ पॉजिटिव चार्ज। अभी बताया था, नेगेटिव में उल्टा मानते हैं, पॉजिटिव में उल्टा मतलब ऑपोजिट मानते हैं। यानी कि हाँ, ये ऑप्शन भी सही है कि जो नेगेटिव पे फोर्स लगेगा, याद करो लेफ्ट हैंड रूल, FBI, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड और करंट, ऐसे तो निकालते थे। जिस तरफ पॉजिटिव जा रहा है करंट उस तरफ जा रहा है, जिस तरफ नेगेटिव जा रहा है करंट उसका उल्टा जा रहा है। तो इस केस में बी ऑप्शन भी सही है, यानी जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा उसके उल्टे डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लगेगा। तो ए और बी दोनों सही है। हमको हार्डली 5 सेकंड लगेंगे चारों ऑप्शन पढ़ने में और डिसाइड करने में वेदर समथिंग इज करेक्ट और नॉट। सी ऑप्शन कह रहा है द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बिकम्स जीरो। फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये जीरो कब होगा, ठीक है। इसका पहले तो फॉर्मूला ही लिख लेते हैं, QVB साइन थीटा, मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला ये होगा जहां पे V और B के बीच का एंगल थीटा है। विल बिकम जीरो इफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल और एंटी पैरेलल। ये पूरा जीरो कब आएगा, जब थीटा की वैल्यू कितनी, या तो जीरो हो जाए या 180 हो जाए। यानी हाँ, या तो V और B पैरेलल हो जाए या V और B एंटी पैरेलल हो जाए। इस केस में F की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। यानी A, B और C तीनों सही हैं, तो हम आंख बंद करके डी ऑप्शन लगा सकते हैं, बट मैं डी ऑप्शन पढ़ना प्रिफर करूंगा, क्या पता हमारा एक और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। डी ऑप्शन कह रहा है फॉर अ स्टैटिक चार्ज। स्टैटिक का मतलब क्या हुआ, जो रेस्ट पे हो, एग्जैक्टली, जो चल ना रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे, स्टैटिक। द मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम। अगर कोई चार्ज रेस्ट पे है तो V कितना हो गया, जीरो, और V जीरो हो गया तो F कितना हो गया। पर ऑप्शन में क्या कह रहा है, द मैग्नेटिक फोर्स इज मैक्सिमम। जीरो मैक्सिमम कैसे हो सकता है, यानी डी ऑप्शन गलत है। और वैसे भी याद करो, मैग्नेटिक फोर्स लगता ही तब है जब चार्ज क्या कर रहा हो, मूव कर रहा हो, ठीक है। तो अगर चार्ज रेस्ट पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा, चार्ज चल रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगेगा, और चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है तो वो कौन सी वेव्स बनाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एकदम क्लियर, दो कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए। तीसरे क्वेश्चन पे आते हैं, ये इस साल आया था, मतलब 2023 में, 22-23 वाला जो साल था उसमें आया था। क्वेश्चन कह रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इस पे 2 क्वेश्चन और आए हुए हैं। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने निकाला था, ढूंढना पड़ेगा, मिल जाता है तो ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है 2 हॉरिजॉन्टल थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स। इतनी देर में हमको एक बात समझ में आई, 2 वायर हैं जो बहुत पतले हैं, बिल्कुल मेरे जैसे दुबले पतले, और लॉन्ग हैं। कितने लॉन्ग, इनफाइनाइट। कुछ नहीं पता हो तो इनफाइनाइट, लॉन्ग है मतलब इनफाइनाइट है। रियलिटी में इनफाइनाइट ना हो, इतने बड़े से कंपेयर करो तो 10 मीटर भी इनफाइनाइट ही होगा इतने से, राइट, प्रैक्टिकली। हाँ, फिर से एक बार पढ़ते हैं। 2 हॉरिजॉन्टल थिन लॉन्ग पैरेलल वायर्स। सिमिलर क्वेश्चन एक 10th में आया था, थोड़ा सा डिफरेंट था, इतनी मेहनत नहीं करी थी उन्होंने, क्वेश्चन सेम था, अंग्रेजी घुमा रहे हैं बस यहाँ। तो 2 वायर हैं जो लॉन्ग हैं, पैरेलल हैं और हॉरिजॉन्टल हैं। तो चलो जो भी गिवन है हमको, हम उसको कोशिश करते हैं रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक है।
भाई हॉरिजॉन्टल दो लॉन्ग वायर्स हैं, एक वायर ऐसे है, लंबा वायर है बहुत, दूसरा वायर ऐसे है। लेट अस से दिस इज वायर P, दिस इज वायर Q। अभी हमको बस इतना पता है। आगे कह रहा है आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस स्मॉल r। चलो भाई दूसरे कलर से दिखा देते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हमने मान लिया है स्मॉल r, मान लिया जो गिवन है। कैरी करंट I ईच, यानी दोनों में करंट हमने क्या मान लिया है, सेम, बराबर है। ठीक है, चल जो देते जा रहे हैं। हाँ, लेकिन डायरेक्शन नहीं दिया है, तो पहले सिर्फ I लिख लेते हैं। तो यहाँ पे भी I लिख लिया, यहाँ पे भी I लिख लिया, डायरेक्शन अभी तक नहीं पढ़ी मैंने। टू लॉन्ग ब्ला 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 वायर्स आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, कैरी करंट I इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। बड़ा आसान हो गया हमारे लिए। अगर इसमें इस तरफ को है तो इसमें इस तरफ को होगा, कोई दिक्कत। द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन देम, यानी इनके बीच में, मिडवे, इनके बीच में, बीच का मतलब यहां पे वो नहीं हुआ कि एग्जैक्टली मिडिल में, इनके बीच में, इनके बिटवीन द वायर्स में जो मिडवे पे मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, वो कितनी होगी। तो सबसे पहला काम हमको देखना है किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, राइट हैंड रूल याद है। ऊपर वाले वायर की वजह से इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर को आएगी। अगर करंट के डायरेक्शन में थंब ले जाते हैं, दिखाते हैं, तो कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द वायर। यहां तक कोई दिक्कत? राइट हैंड अरे मैं तो कर रहा हूं जैसे करते तो देखो पिछली बार भी ऐसे करता था, है ना, ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड आई। ठीक है, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में आएगी, कोई प्रॉब्लम। नीचे वाले वायर की वजह से अगर हम मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो थंब को इस डायरेक्शन में किया तो इसकी वजह से भी कैसी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, एक्स के डायरेक्शन में। एक्स का मतलब क्या होता है, इस प्लेन के ऐसे परपेंडिकुलर आर पर अंदर की ओर जा रहा है। अगर डॉट लगा होता तो बाहर की तरफ आता, एक्स लगा है तो अंदर की तरफ जा रहा है। बड़ा आसान है। क्या दोनों सेम डायरेक्शन में हैं वेक्टर्स, और सेम डायरेक्शन में होते हैं तो क्या करते हैं, हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, अब हमको एक फॉर्मूला याद रखना है कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड को निकालना है ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग या फाइनाइटली लॉन्ग वायर, तो फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, इसकी वैल्यू 10⁻⁻⁷। यूनिट हमने पिछली बार रिकॉर्ड नहीं किया था, यूनिट हमने बताया था कि हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत तरीके होते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जब फाइनाइट वायर होता है तो जो डिस्टेंस ना, अगर ये है r तो ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा r/2। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, r दिया है कि r/2 दिया है। हाँ, टोटल r दिया हुआ है ना, तो आधा डिस्टेंस हो गया r/2। ये वाला भी r/2 हो गया और ये वाला भी r/2 हो गया। I/r ये फॉर्मूला होता है म्यू नॉट बाई 4 पाई, आई बाई डिस्टेंस जो भी वायर से होगा, और ब्रैकेट में होता है साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। अब याद करते हैं ये फाई 1 और फाई 2 क्या है। तो किसी भी एक यहाँ पे बना लेते हैं वायर की वजह से, अगर इस पॉइंट को हम देखें तो एंगल मान लेते हैं फाई 1, किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसको मान लेते हैं फाई 2, यानी अगर ये वायर है मेरे सामने और मैं इसको सामने से देखूं तो ये एंगल बना फाई 1, नीचे को देखा तो एंगल बना फाई 2, सामने 0 डिग्री माना हुआ है हमने। इनफाइनाइटली लॉन्ग में हमें कितना देखना पड़ेगा, ध्यान से समझना। ये वायर इनफाइनाइटली लॉन्ग है तो मैं इसको ऐसे 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 कहाँ तक देखूंगा, तो एंगल कितना बनेगा। मैं ऐसे देखना चालू किया, ऐसे 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 कहाँ तक देखूंगा, 90 डिग्री। नीचे कहाँ तक देखूंगा, 90 डिग्री। तो हम क्या बोलेंगे, कितने डिग्री का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 और यहाँ भी 90। 90 साइन 90 की वैल्यू 1, यहाँ भी 1, 1 + 1 हो गया 2। वो 2 से ये 4 कट जाएगा,
और फॉर्मूला बचेगा म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर का फॉर्मूला अब हमको समझ में आ गया, हमें रटना नहीं है, हम हर बार मुश्किल से 2-4 सेकंड में डिराइव कर लेंगे। ये वाला फॉर्मूला चाहो तो याद कर सकते हो, म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन फाई 1 प्लस साइन फाई 2। गड़बड़ क्या होता है, जल्दबाजी में हम साइन फाई 1 प्लस फाई 2 कराते हैं, गड़बड़ आएगा उससे आंसर। तो चलो फॉर्मूले में वैल्यू डालते हैं, हमको ज़्यादा रटना नहीं है, ये हम निकाल सकते हैं अगर हम चाहें तो, बाकी नहीं चाहोगे तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये एक वायर की वजह से आया, ये एक वायर का है, और अगर इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड मान लें B, तो इस वायर की भी B हो जाएगी क्योंकि करंट सेम है, डिस्टेंस सेम है, कोई दिक्कत। यानी अगर इसकी वजह से B है और इसकी वजह से B है और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो टोटल कितना हो जाएगा 2B। अरे एक की वजह से x, दूसरे की वजह से x, दोनों को ऐड किया तो टोटल 2x। तो हम B निकाल के उसको 2 टाइम्स कर देंगे बाद में, जो चाहो तो पहले निकाल लो, जो भी तुम्हारा मन करे। अच्छी बात यह है कि ये भी MCQ है, ऑप्शन मैंने नहीं बताए, हम आंसर निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। एक ऑप्शन 0 है, 0 वाला तो हट गया। अगर हाँ सेम डायरेक्शन में होता ऐसा, तब क्या होता, देखो इसकी वजह से, ऊपर वाले वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे यानी कि x से दिखाते, और नीचे वाले वायर की वजह से ऐसे यानी डॉट से दिखाते, तो एक अंदर को एक बाहर को, नेट हो जाता 0, क्योंकि एक इधर एक इधर। वेक्टर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन आर सब्ट्रैक्टेड या कैंसल्ड आउट, और वेक्टर्स इन द सेम डायरेक्शन आर एडेड टुगेदर। एल्जेब्रिकली ऐड करते हैं, वो फॉर्मूला वही है वेक्टर वाला, कुछ नया नहीं किया है, हमने निकाल लिया वहाँ से। तो भाई कुछ काटा बीटी करते हैं, ये 2 से ये 2 काट दो, चाहो तो पहले ऊपर और नीचे सब ब्ला ब्ला मैथ है। ये B का फॉर्मूला आ गया, एक वायर की वजह से म्यू नॉट आई बाई पाई इंटू आर, कोई दिक्कत। और देखते हैं क्या ऑप्शन में कोई ये वाला भी है क्या, म्यू नॉट आई है भाई पाई आर, ऐसा तो कोई नहीं दिया हुआ है। एनीवेज ये तो एक वायर का है ना, दोनों वायर का निकालेंगे तो ऐड करेंगे, ऐड कर देते हैं, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ B हमको निकालना है, तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक, ये ऑप्शन भी है, कोई दिक्कत। बच्चे अक्सर जल्दबाजी में कहेंगे अरे वाह इसका दोनों एक जैसा है, सब कुछ बीच में निकालना है तो 0 होगा। एक डायरेक्शन में 0 होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो जाता है, यानी कि 2 टाइम्स हो जाएगा, एक वायर का निकाल के डबल कर देंगे। तो 2 टाइम्स कर लो, B प्लस B, वो भी 2B आएगा, सब अंग्रेजी एक जैसी। फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, म्यू नॉट बाई 2 पाई आई बाई आर। ठीक है, ये कब लगता है, जब इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर हो, वरना म्यू नॉट बाई 4 पाई आई बाई आर साइन फाई 1 साइन फाई 2 सब वही है, कुछ नया नहीं आया। और ये आया किस फॉर्मूला से है, बायट-सावर्ट लॉ से, जिसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने निकाला हुआ है इसीलिए। ठीक है, और ये क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, तो बहुत हाई चांसेस होते हैं एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी में से कुछ ना कुछ आने के। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज एग्जाम्पलर। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है ना सबको, चलो इसको हटाते हैं थोड़ी देर के लिए। तो क्वेश्चन है नेक्स्ट, क्योंकि अभी हमने बायट-सावर्ट लॉ का ही एप्लीकेशन किया, तो बायट-सावर्ट लॉ का डायरेक्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है बायट-सावर्ट लॉ इंडिकेट्स दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, फिर से एक बार, बायट-सावर्ट लॉ इंडिकेट्स दैट द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, ब्रैकेट में लिखा है वेलोसिटी v, प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड B सच दैट, फिर से एक बार, बायट-सावर्ट लॉ कहता है कि जो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनकी वेलोसिटी का वेक्टर दे रखा है v, वो एक मैग्नेटिक फील्ड B बनाते हैं सच दैट। और 4 ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शंस पहले मैं लिख देता हूं। ऑप्शन ए दिया हुआ है B इज परपेंडिकुलर टू V,
ऑप्शन बी दिया हुआ है B इज पैरेलल टू V, ऑप्शन सी दिया हुआ है इट ओबेज इनवर्स क्यूब लॉ, और डी ऑप्शन दिया हुआ है इट इज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द इलेक्ट्रॉन एंड पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्यूब लॉ तो नहीं होता है, इनवर्स क्यूब नहीं होता है, आइडियल साइन थीटा अपॉन पूरा ऐसे होता है ना करके, अभी बताते हैं। तो बायट-सावर्ट लॉ पे आते हैं, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। बायट-सावर्ट लॉ, बायट-सावर्ट लॉ कहता है कि छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड किसी भी एक करंट एलिमेंट की वजह से होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, जहां म्यू नॉट होता है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी नहीं है। परमिटिविटी मतलब कितनी लाइंस को पास किया जा सकता है, और परमिएबिलिटी मतलब कोई एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कब तक अपनी सेम रख सकता है, नंबर ऑफ लाइंस को होल्ड करते हुए अपने अंदर। तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब। अब सबसे बड़ी दिक्कत सुनो क्या है, हम देखेंगे इनवर्स क्यूब लॉ, हमें दिखा 1 अपॉन आर और उसका क्या दिखाई दिया, यानी हम आंख बंद करके लगा देंगे, ये लगा देंगे। वो मैं बता रहा हूँ 50-60% बच्चा ये करेगा, लेकिन वो ये भूल जाएगा कि ऊपर भी तो आर है, ऊपर भी तो आ रहा है। आप कैसे डायरेक्टली यहाँ भी आ रहे हैं, यहाँ भी आ रहे हैं, ऐसे तो मैं कूलम्स लॉ कह दूँ। देखो ध्यान से, कूलम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, जहाँ पे के होता है डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, याद रखना है, Q अपॉन आर क्यूब इंटू आर, वही आर है। अब बताओ, अब बताओ क्यूब होता है क्या, अब फिर मैं इसको काट दूं, स्क्वायर आ गया। तो ऐसे तो यहाँ पे भी कुछ होगा चेंज, जल्दीबाजी नहीं करनी है, ऑप्शंस को बहुत ध्यान से सुनना है कि क्या क्या दिए हुए हैं। तो बायट-सावर्ट लॉ का ये तो वेक्टर फॉर्म है, अभी एक क्वेश्चन मैंने वेक्टर फॉर्म का भी दिया हुआ है। अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। तो टेक्निकली तो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ ही है, कुछ नया नहीं है। अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, तो मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती है, तो अभी मैंने राइट हैंड थंब रूल की बात करी थी कि अगर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन करंट अगर इस तरफ को जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसके सर्कुलर पाथ में से बन रही थी, राइट। वो आता कहाँ से है उस पे चलते हैं, कि यहाँ तक आ रहा है, इसमें वीडियो में आ रहा है ये वाला पार्ट, ठीक है। देखो बहुत 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 आराम से, पिछली क्लास में थोड़ा सा मैंने इसके बारे में बताया था, बट रिकॉर्डिंग ना होने की वजह से मैं दोबारा बता देता हूँ। ये एक छोटा सा एलिमेंट हम मान लेते हैं, बहुत छोटा सा, ये है DL, ठीक है, और यहाँ करंट जा रहा है I, DL एलिमेंट माना, इसकी वजह से ये छोटा सा कोई एंगल मान लेते हैं थीटा, और यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं P, जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है DB, ये वही मैग्नेटिक फील्ड है। और ये R क्या होता है, R क्या होता है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का रेडियस नहीं, पोजीशन वेक्टर, इस पॉइंट से इस पॉइंट का वेक्टर, ये हो गया हमारा R, ठीक है। अब हमको निकालना है DL और R के बीच का कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, ये वाला रूल, ठीक है। तो एक चीज तो हम देखो, मेरा आंसर यहीं पे आ जाएगा। कैसे, मैंने कहा कि जिस डायरेक्शन में करंट है, यानी जिस डायरेक्शन में, इधर भी देख लो, जिस डायरेक्शन में करंट है, यानी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करे, जिस लाइन के अलोंग, उसके परपेंडिकुलर आएगी फील्ड। अभी मैंने बताया था A क्रॉस B में अगर R है तो R विल बी परपेंडिकुलर टू दिस एज वेल एज दिस।
तो इन दोनों के परपेंडिकुलर कौन आएगा? मैग्नेटिक फील्ड। तो ऑप्शन तो मेरा यहां पे सही हो चुका है बहुत पहले, दैट बी इज परपेंडिकुलर टू वी। ये वो फॉर्मूला नहीं है क्यू वी बी साइन थीटा, वो भी बता देता हूं कि यहां मिसकंसेप्शन क्या होगा। अगर फोर्स का फॉर्मूला लिखा हुआ है क्यू वी क्रॉस बी, तो याद रखना ये जो है दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और अभी कौन सी मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है? द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं खुद से मैं अपनी बात करूं कि मेरे ऊपर ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, वो कौन सी ग्रेविटी? अर्थ की, तुम लोग की भी लग रही है, ठीक है। तो मेरे ऊपर अर्थ की ग्रेविटी अभी प्रीडोमिनेंट दिखाई दे रही है, तो ग्रेविटी कौन सी लग रही है? अर्थ की अभी फिलहाल। मेरी खुद की कुछ ग्रेविटी बन रही है क्या? फील्ड बन रही है? बन रही है। एवरी मास विल प्रोड्यूस ग्रेविटेशनल फील्ड, राइट। तो क्या मैं खुद को अट्रैक्ट कर ले रहा हूं? मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरे पैर मेरे सर पे ऐसे चिपक गए क्या के? नहीं। क्यों? क्योंकि खुद पे फोर्स नहीं लगती। फोर्स हमेशा कौन सी फील्ड की लगती है? एक्सटर्नल फील्ड की। तो ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे? जब हमें पता है कि कोई एक चार्ज मूव कर रहा है किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। यहां किसकी बात हो रही है? कौन सी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो रही? तो एक्सटर्नल थोड़ी ना हुई। हाँ, इंटरनल इज नॉट द वर्ड हियर, बट हाँ खुद की, राइट। तो अब डायरेक्शन देखते हैं इसका हम कैसे निकालते हैं। ये है डी एल, इस डायरेक्शन में डी एल है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऐसे निकाल लेते हैं, और ऐसे है आर, तो ये डी एल है, आर है, यहाँ पे दिख रहा है ना। हम बार बार उधर जाएंगे नहीं, डी एल हमने उठा के यहाँ ले लिया, और आर का डायरेक्शन ये है। अब डी एल से आर की तरफ राइट हैंड से जाना है हमको, तो हम ऐसे भी जा सकते हैं घुमा के, और ऐसे भी जा सकते हैं, जो छोटा पड़ेगा। डी एल की तरफ फिंगर्स हमारी हैं, ऐसे डी एल की तरफ, ठीक। देखो तुम लोग के ओरिएंटेशन में आ जाता हूँ, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे, हाँ। और अब इसको कहाँ लेके जाएंगे? आर की तरफ। तो थंब का डायरेक्शन क्या बताएगा? पीछे आगे वालों को मार ना देना तुम लोग अंगूठा। ठीक है, ऐसे करते, हाँ देखो ध्यान दे। तो हमारे पास इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे थंब से अंदर की ओर दिखाई जा रही है, और अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इसको हम दिखाएंगे क्रॉस से। क्या ये समझ में आया? बी मिट गया थोड़ा सा। क्या ये समझ में आया? यहां मैग्नेटिक फील्ड है परपेंडिकुलर अंदर की तरफ, तो हमको डायरेक्शन भी मिल गया कैसे निकाला जाता है। और बाकी तुम देखो ना, अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है तो ऐसे अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, वो भी चलता है। पर आया कहां से? डीएल से आर की तरफ हम गए, तो थंब का डायरेक्शन हमको क्या दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड। तो क्वेश्चन तो बहुत छोटा है कि बी और वी, बी कौन सी है? प्रोड्यूस्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, और वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आंसर क्या होगा? V इज परपेंडिकुलर टू B। क्यों? बिकॉज ऑफ राइट हैंड थंब रूल, या A क्रॉस B निकालने की वजह से। एकदम क्लियर है, पक्का। एग्जाम्पलर का क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं इसके। ये एक और अच्छा क्वेश्चन निकाला है, बट मैं चाहता हूँ इसको थोड़ी देर में उठाते हैं। इस क्वेश्चन पे आते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है भी। राइट द रिलेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी v इन द प्रेजेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड B। एफ का फॉर्मूला पूछ रहे हैं 2019 का क्वेश्चन, ठीक है। ये था 1 नंबर का फॉर्मूला। आता है किसी को? राइट द रिलेशन फॉर फोर्स एक्टिंग ऑन अ चार्ज्ड पार्टिकल Q मूविंग विद अ वेलोसिटी v इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B। Q, V और B के टर्म्स में कोई फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है कभी? बस Q V B साइन थीटा, या Q टाइम्स वो हटा दिया है V क्रॉस B, बस फॉर्मूला पूछा गया डायरेक्ट। अब तुम कहोगे सर ये तो बड़ा आसान था, कभी कभी आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 2016, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। राइट द एक्सप्रेशन इन वेक्टर फॉर्म
फॉर लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स, फिर से सुनना, राइट द एक्सप्रेशन इन वेक्टर फॉर्म फॉर द लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू अ चार्ज मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड B, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स, ये भी पूछा गया है। लॉरेंट्स मैग्नेटिक फोर्स जानते हो, फिर से सुनना क्या क्या गिवन है। F निकालना है, V, B और Q दिया हुआ है, कोई फॉर्मूला जानते हो? F निकालना है, V, B और Q दिया हुआ है, फिर वही फॉर्मूला है, F इक्वल Q V B साइन थीटा, या F इक्वल Q टाइम्स V क्रॉस B। And what is the direction? It is perpendicular to both V and B. कोई दिक्कत? एकदम क्लियर? अब तुम कहोगे सर ये भी बड़ा आसान क्वेश्चन था, तो ज़रा क्वेश्चन पे आते हैं। 2016 और 2020 में रिपीटेड क्वेश्चन। राइट द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ। एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ, ठीक है। कुछ लोग सिर्फ एम्पियर सर्किटल लॉ के नाम से जानते हैं। हर चीज़ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में मैक्सवेल का नाम बहुत घुसा हुआ है। उन्होंने बहुत यूनिफिकेशन वाला काम किया था, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड को मिला दिया था साथ में। भैया मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है केवल, ठीक है। अगर तुम्हें गॉस लॉ याद है, गॉस थ्योरम, E डॉट डी का क्लोज्ड इंटीग्रल होता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, जहां Q क्या होता है, एनक्लोज्ड चार्ज। वैसे ही एम्पियर का सर्किटल लॉ, इसको हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। एम्पियर का सर्किटल लॉ कहता है B डॉट डी एल का इंटीग्रेशन, और कैसा इंटीग्रेशन, B डॉट डी एल का क्लोज्ड, यानी पूरा एक कंप्लीट क्लोज्ड पाथ होगा, ठीक है। इसको ऐसे लगा देते हैं, कई लोग नीचे सी लिख देते हैं। डॉट लगाया है तो ये वेक्टर्स होंगे, इधर ध्यान दे लो, उसके बाद थोड़ा सा कर लेना। बी डॉट डी एल इक्वल्स म्यू नॉट टाइम्स द करेंट। और ये करंट कौन सा होता है, मान लो हमारे पास ये वाला सरफेस है, इस सरफेस के आर पार थ्रेड करने वाला करंट। थ्रेड जानते हो, जैसे सुई में धागा डाल के ऐसे कपड़े के आर पार निकाला जाता है ना, तो इमेजिन करो वो जो कपड़ा है वो तुम्हारा एम्पियर वाला वो सरफेस है, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस है, और उसके थ्रू कितना नेट करंट पास हो रहा है वो कहलाता है ये आई। तो इसका डायरेक्ट ये क्वेश्चन था 2020 में। 2020 तो अभी रिसेंट था ना, 3-4 साल हो जाएंगे हम लोग, है ना, काफ़ी बूढ़े हो गए हम लोग। 2016 में इसी क्वेश्चन का सुनो क्या आया था, सेम क्वेश्चन अलग लैंग्वेज में, स्टेट एम्पियर सर्किटल लॉ, यानी कि इसको अंग्रेजी में भी बताना था। द क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करेंट थ्रेडिंग थ्रू दैट सरफेस। कोई दिक्कत? जैसे थ्रेडिंग की जगह जैसे इस बुक में लिखा हुआ है करंट पासिंग थ्रू द सरफेस, हम थ्रेडिंग भी लिख सकते हैं, अंग्रेजी थोड़ी बहुत चेंज कर सकते हो, पर कोशिश करो ऐसी रखने की कि हमको समझ में आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 2 क्वेश्चन और करेंगे। रिकॉर्डिंग चल रही है, प्लीज। ये भी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन हमने निकाला हुआ है, ठीक है। अ सर्कुलर करंट लूप ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट m। अब ये मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है हमको वहां से उठाना पड़ेगा, ठीक है। इज इन एन आर्बिट्ररी ओरिएंटेशन। आर्बिट्ररी का मतलब होता है कि इमेजिनरी रैंडम ओरिएंटेशन, ठीक है। इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड B। अभी तक हमें कुछ नहीं समझ में आया। क्वेश्चन कह रहा है कि एक मैग्नेटिक मोमेंट m वाला करंट लूप है। अब ये मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, हम इसको यहां से उठाते हैं कहीं से, तब कुछ हमको क्लियर होगा।
अगर एक लूप है, लूप का एरिया शेप कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसमें करंट जा रहा है, तो जो फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक मोमेंट का वो होता है I इंटू ए। क्या होता है? I इंटू ए। मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, ठीक है, और इसका डायरेक्शन क्या होता है? ऐसा, ठीक है, I इंटू ए। कह रहा है इसमें वर्क डन निकालना है टू रोटेट द लूप बाय 30 डिग्रीज अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इमेजिन करो कि ये हमारा लूप है, ये हमारा लूप है, ठीक है, और इसको इस एक्सिस यानी द एक्सिस कौन गया क्वेश्चन, हाँ, द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये एक्सिस हो गई एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और इसको कितने डिग्री घुमा रहे हैं हम? 30 डिग्री। वर्क डन क्या होता है? थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये M क्रॉस B, ठीक है, ये टॉर्क का फॉर्मूला होता है। अच्छा, क्या तुम लोग कोई भी लाइंस चेंज होंगी इसमें ऐसे करने पे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, तुम कितना भी घुमा लो, ऐसे घुमाने में चेंज होता। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? नहीं 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 नहीं, ILB sin थीटा नहीं, तो यहाँ पे वो वाला नहीं लगाएंगे, मैग्नेटिक मोमेंट के टर्म्स में, ठीक है। ये टॉर्क का ही फॉर्मूला होता है एक्चुअली, और वर्क का फॉर्मूला M डॉट B होता है, ठीक है। अगर टॉर्क नहीं लग रहा है कुछ तो वर्क भी नहीं होगा। जैसे अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो वर्क नहीं होगा। यहाँ पे M चेंज हो रहा है क्या? B चेंज हो रहा है क्या? M और B के बीच का एंगल चेंज हो रहा है क्या? तुम कहोगे हाँ सर 30 डिग्री दिया तो है, पर वो 30 डिग्री क्या है? ये 30 डिग्री ऐसे घुमा रहे हैं। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये लूप ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड मेरे ओरिएंटेशन में, समझने के लिए से बता। तो अगर मैं अपनी बात करूं तो दिस इज द डायरेक्शन, ये जो चेन का डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। और हमने जो लूप माना है वो किसी भी एक रैंडम ओरिएंटेशन में, आर्बिट्ररी है, हमने नहीं माना कुछ और। अब कह रहा है इसको ऐसे घुमाओ, तो देखो क्या मेरे इस चेन और इसके बीच का एंगल चेंज होगा इसको ऐसे घुमाने पे? ये घुमा रहे हैं, ऐसे नहीं घुमा रहे हैं, 30 डिग्री ऐसे घुमा रहे हैं। तुम घुमाओ, क्या इसका डायरेक्शन चेंज हुआ? और अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हुआ तो वर्क डन नहीं होगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आया? तो द आंसर इज ऑप्शन, देखते हैं, 0 होना चाहिए इसमें। हाँ, ऑप्शन है 0। तरीका समझ में आ गया पक्का? तो यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसको, नेक्स्ट चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे, देखते हैं जो भी चैप्टर होगा, राइट। दैट्स इट फॉर दिस क्लास। कोई डाउट हो तो रिकॉर्डिंग बन गया तो उसके बाद डाउट पूछ सकते हो।